लास्ट पॉइंट हमारा इस चैप्टर का क्या कह रहा है, लास्ट पॉइंट देख लीजिए। स्पेशल रिपोर्ट फॉर बैंक, शेयर होल्डर, एम्प्लॉय, स्मॉल बिजनेसेस। हमें कई बार क्या होता है, जब हम ऑडिट करते हैं तो हमें कई रिपोर्ट, हम जो भी रिपोर्ट बनाते हैं वैसे तो वो सबके लिए काम में आती है, ठीक है, पर कई बार हमसे कोई स्पेसिफिक रिपोर्ट भी मांग ली जाती है, ठीक है, कि भैया हमें एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के दे दो, हमें क्या करना है, बैंक में देनी है ताकि हम प्रोजेक्ट फाइनेंस करवा सकें। तो अलग अलग पर्पज के लिए भी आपसे कुछ रिपोर्ट मांगी जा सकती है, ठीक है। अगर आप वो रिपोर्ट बनाते हैं तो उनमें क्या क्या चीजें रहेंगी, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे, उनके क्या फीचर्स रहेंगे, उसकी हम थोड़ी सी बात कर रहे हैं। सुनिए, सबसे पहला बोला गया है सर, रिपोर्ट फॉर बैंक और क्रेडिटर्स। ये रिपोर्ट जनरली तब बनाई जाती है जब आपको कहीं से क्या लेना हो, क्रेडिट लेना हो, लोन लेना हो, उस तरीके में ये बैंक रिपोर्ट बनाई जाती है, ठीक है। अब फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेड्यूल आर इंपॉर्टेंट टू द लेंडर, बट explanatory notes to the statement and schedules are perhaps more important to them, ठीक है। आपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिए, ठीक है, उनके हिसाब से एक आपने रिपोर्ट दी और कुछ इनके एनेक्जर्स थे। मैंने कल बताया था आपको, अगर याद होगा तो, कि रिपोर्ट में हम सारी चीजें एक साथ मेंशन नहीं करते, कुछ एनेक्जर्स अटैच करते हैं। तो जो मनी लेंडर होता है वो क्या करता है, वो सब चीजों को रीड करेगा, वो सिर्फ ऐसा नहीं है रिपोर्ट ही रीड करेगा, वो एनेक्जर, शेड्यूल्स वगैरह सब कुछ देखेगा, ठीक है। They require accuracy in the report, confirmation of statement made, which should be properly verified and certified. Bankers are more oriented towards security due to their long-term expectation of debt servicing by their business. Hence, reliability of the report is an important factor. All statement by the auditor should be clear and पॉजिटिव, ठीक है। तो जब आप बैंक के लिए रिपोर्ट बना के दे रहे होंगे तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि आपकी रिपोर्ट क्लियर होनी चाहिए, आपकी रिपोर्ट क्लियर होनी चाहिए और जो सच्चाई है वो उसमें लिखी हुई होनी चाहिए। दूसरा, जो जो फैक्ट आपने उसमें डाले हैं वो सारे आपने कंफर्म कर लिए हो, बिना कंफर्म किए आपने कुछ भी ना लिखा हो, ठीक है। इन सब चीजों को ध्यान रखना है। और जो आइटम्स आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपनी रिपोर्ट में कोट किए हैं उनसे रिलेटेड डिटेल जानकारी आपने शेड्यूल में जरूर अटैच की हो। फॉर एग्जांपल, मैंने बैलेंस शीट में एक बंदे के लिखा हुआ है डेटर्स, कितने, 3 करोड़ रुपए के, 3 करोड़ रुपए के डेटर्स लिखे हुए हैं। अब सिर्फ 3 करोड़ के डेटर लिखना इनफ है क्या? बैंक जब कंसीडर करता है कि भैया आपको 3 करोड़ लोगों से लेने हैं तो कोई बात नहीं, हम आपको लोन दे देते हैं, ठीक है। तो बैंक चाहेगा कि इस 3 करोड़ की लिस्ट भी हो आपके पास, कि किससे कितना कितना पैसा लेना है, समझ गए। और वो कहाँ मिलेगी लिस्ट, वो शेड्यूल्स में मिलेगी, ठीक है। तो आपको वो सब चीजें भी साथ में अटैच करनी है। बोलिए, क्लियर है? ओके, आगे आइए सर। रिपोर्ट टू शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर को तो हम रिपोर्ट देते ही हैं, जो भी हम स्टैट्यूटरी ऑडिट करते हैं उसकी रिपोर्ट किसको देते हैं, शेयर होल्डर को देते हैं। तो रिपोर्ट शुड बी यूजफुल इन एनालिटिकल डिटेल्स फॉर इट्स यूजर, गिव फुल फैक्ट of the organization business. The report should also convey the right and correct message to the layman, ठीक है। जो मेन पर्सन है जिसको हम रिपोर्ट दे रहे हैं वो सही मायने में सही बात समझ जाए, इस तरीके की रिपोर्ट आपको देनी है। The report is often used as the public relation exercise to improve relation with the investor. आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनियां अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, अपने जो रिपोर्ट होते हैं उनको पब्लिश करते हैं कि भैया देख लो, हमारी रिपोर्ट आपके लिए ओपन है, आप देख सकते हैं, हमारा प्रॉफिट ये है, हमारा ये इतना ठीक है, हमारा ऑडिटर का रिपोर्ट ये है, वो सब चीजें आपको दिखाते हैं। वो क्यों? ताकि आपका विश्वास उनमें बना रहे और आप उनमें पैसा लगाने के लिए तैयार हो जाए, राइट। अब जाहिर सी बात है कि जब वो आपके दिए हुए डॉक्यूमेंट से अपनी मार्केटिंग कर रहा है तो आपका डॉक्यूमेंट बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए और बिल्कुल सही मैसेज देना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपके मैसेज की बेसिस पे वो लोगों के साथ फ्रॉड कर जाए, समझ गए? आगे आ जाइए।
In India, auditors report of in the prospectus at the time of public issue is very important. आपने देखा है कभी prospectus? prospectus देखा है कभी? तो उसमें ऑडिटर से रिपोर्ट लेके लगाई जाती है। अच्छा, एक चीज हमेशा ध्यान रखो, ऑडिटर की रिपोर्ट सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे नहीं होती है, ऑडिटर की रिपोर्ट बहुत सी चीजों पे होती है कि भैया हमने इनके लीगल डॉक्यूमेंट्स देख लिए हैं, हमने इनकी डायरेक्टर्स के कंप्लायंस वगैरह देख लिए हैं, ऐसे कई चीजों से रिलेटेड आप सर्टिफिकेशन करवा सकते हैं, समझ गए। और वो आप क्या कर देते हैं, पब्लिश कर देते हैं। जैसे रिव्यूज होते हैं, बहुत लोग रिव्यू डालते हैं ना कि भाई मैंने देखिए हमारे कस्टमर का ये रिव्यू है, हमारी सर्विस ऐसी है। तो वैसे ही बहुत सी चीजों पे ऑडिटर से क्या ले लिया जाता है, रिपोर्ट ले ली जाती है, ताकि अपने इन्वेस्टर को कन्विंस किया जा सके कि देखिए हमने इससे सर्टिफिकेशन ले रखा है, हमारे ऑडिटर ने हमारे बारे में ये कहा है, इसने ये कहा है, तो वो सब चीजें उनके प्रमोट करने में काम आती है। Okay, next one, report to employee. Report for employee are mainly prepared for better understanding of the business, to dispel any misconception, counter charges by union, explain the need for continuance of the business at the time of strike, competition, and sickness. The report to employee must gain the confidence of employee and earn respect for the statements. The report should consider the need of employee when the employee morale is low, when the relation with the employee are strained. Auditor's view will be expected to be totally unbiased. देखो, ये रिपोर्ट स्पेसिफिकली किसके लिए है, एम्प्लॉय के लिए। आपने एक चीज देखी होगी कि कंपनी में जो लोग काम करते हैं उनके बीच में एक पर्सन होता है जिसको कहते हैं हम यूनियन, होता है। कंपनी में जो लेबर लोग काम करते हैं उनके बीच में एक होता है यूनियन, ठीक है। कई बार ये जो यूनियन होता है, लेबर यूनियन जो होता है, जो पर्सन होता है, मान ये मिसकंसेप्शन फैला देता है। मान लीजिए इसको इस कंपनी से कुछ परेशानी है, कुछ पर्सनल परेशानी हो सकती है, हो सकता है इतने पैसे मांगे इसने नहीं दिए, ऐसा कुछ भी हो सकता है। और इस चक्कर में इस पर्सन ने सारे एम्प्लॉय को इसके खिलाफ भड़का दिया, ठीक है। ऐसा कह दिया कि काम बंद कर दो, काम मत करो जब तक हमारी मांगे पूरी ना हो, ठीक है। या फिर ये कंपनी आपको कभी भी निकाल सकती है, कंपनी बंद होने वाली है, ऐसी कुछ भी रिपोर्टें फैला देते हैं। तो आपका वहां पे क्या है, आपको अनबायस्ड होके क्लीन रिपोर्ट बनानी है, ठीक है, जिसमें साफ साफ जो भी बातें वो सारी लिखनी है, और एम्प्लॉइज को कन्विंस करना है कि देखिए ऐसा कुछ नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल सही चल रही है, ऑर्गेनाइजेशन ने पिछले साल में आपको ये चीजें दी हैं और आगे भी ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए ये चीजें कर रही है। तो वो सब चीजों के ऊपर आपको क्या करना है, और अपने एम्प्लॉइज को कन्विंस कर सके ऐसी रिपोर्ट बनानी, ठीक है। मतलब उनके जो फायदे की चीजें हैं उन सबको हाईलाइट करनी है, उनकी कुछ कमियां है या उनको कुछ उनके लिए इंप्रूवमेंट होना चाहिए, उन चीजों को भी हाईलाइट करना है, समझ गए। तो वो हो जाएगी एम्प्लॉय ओरिएंटेड रिपोर्ट। ओके, बोलिए, क्लियर है? ठीक है। कंपनी ने आपको कहा कि सर हम तो प्रॉब्लम में ऐसा हो गया, यूनियन का लफड़ा चल रहा है, एम्प्लॉय मान नहीं रहे हैं, तो आप हमें एक रिपोर्ट बना के दीजिए। तो आप वो रिपोर्ट बना के उनको दे सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आ जाइए सर, रिपोर्ट फॉर स्मॉल बिजनेस। जब स्मॉल बिजनेस के लिए रिपोर्ट बनाई जाती है तो क्या क्या चीजें ध्यान रखी जाती है। द फॉर्म ऑफ एनुअल अकाउंट एंड अदर रिक्वायरमेंट अंडर द कंपनीज एक्ट इज द सेम फॉर ए लार्जर और टीनी प्राइवेट कंपनी, चाहे छोटी कंपनी चाहे बड़ी कंपनी हो। कंपनीज एक्ट के जो रूल है, जो शेड्यूल्स दे रखे हैं, जो पीएनएल बैलेंस शीट बनाने का फॉर्मेट दे रखा है, वो तो सर सेम ही, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हालांकि इतना जरूर है कि ऑडिटर जब अपनी रिपोर्ट बनाएगा तो छोटे ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो सिंपल रिपोर्ट बना देगा, जिसमें ज्यादा चीजें मेंशन करने की जरूरत नहीं होगी। if specifically directed to a person or a small group of person only, ठीक है, क्योंकि बिजनेस छोटा है तो रिपोर्ट भी छोटी बना देंगे, ज्यादा चीजें उसमें अटैच करने की जरूरत नहीं है। ए ग्रेट डील ऑफ रिपोर्टिंग फॉर द स्मॉल बिजनेस इज सब्जेक्टिव ड्यू टू लैक ऑफ एडुकेट डेटा। साथ में ये भी चीज है कि भैया डेटा कम होता है तो आपके पास मेंशन करने के लिए चीजें कम होती है, तो आप अकॉर्डिंगली रिपोर्ट
बना के देंगे। बोलिए, क्लियर है यहां तक? ठीक है, मैं दोबारा बोल दूं, एक चीज ध्यान रखना, इट्स नॉट स्टेच्यूटरी ऑडिट। अगर आप इसको लिंक करने की कोशिश करेंगे ना, जो हमने कंपनी ऑडिट पढ़ी थी उससे, तो आपके मन में कई सवाल आ जाएंगे कि सर कंपनी वाली ऑडिट में ऑडिटर एम्प्लॉय के लिए रिपोर्ट क्यों देगा, उसका काम तो शेयर होल्डर के लिए रिपोर्ट बनाना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे रिपोर्ट बनाना है, वो लेबर के लिए रिपोर्ट क्यों बनाएगा। इट्स नॉट दैट ऑडिट, इट्स मैनेजमेंट ऑडिट। ये इन सब के लिए मैनेजमेंट ऑडिटर बना रहा है रिपोर्ट। ठीक है, तो मैनेजमेंट ऑडिटर किसके लिए रिपोर्ट बना रहा है? बैंक के लिए, क्रेडिटर्स के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए, एम्प्लॉइज के लिए, ठीक है, छोटे बिजनेस के लिए, इन सब के लिए बना रहा है। आगे बात समझ में? चलिए फाइनल कमेंट पढ़िए, कंक्लूजन। द रिपोर्ट ऑफ द मैनेजमेंट ऑडिटर विल लीव ए परमानेंट इम्पैक्ट ऑन द यूजर अबाउट हिज कॉम्पिटेंस, इंटेग्रिटी एंड ऑनेस्टी। मुझे एक बात बताइए, आज अभी जैसे कोरोना में कई सारी रिपोर्ट आती है, कभी आईएमए आती है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, सुना है नाम? आईएमए की रिपोर्ट, डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट, डब्ल्यूएचओ की भी पढ़ी होगी, कहीं रिपोर्ट आई थी। ठीक है, अब आपने डब्ल्यूएचओ की एक रिपोर्ट पढ़ी, ध्यान से सुनो, आप डब्ल्यूएचओ की एक रिपोर्ट पढ़ रहे हैं और डब्ल्यूएचओ कहता है कि सर भाई साहब इस कोरोना को फैलाने में चाइना का कोई हाथ नहीं है, ठीक है, इसकी मेडिसिन में ये है, इसकी मेडिसिन में वो है, इंडिया में इसका अच्छा सॉल्यूशन नहीं है, या ऐसा कोई भी वो रिपोर्ट बना के देखता है, क्या उस रिपोर्ट को पढ़ते ही आपके माइंड में ये क्लियर हो जाएगा कि डब्ल्यूएचओ बायस्ड है या नहीं है, डब्ल्यूएचओ ने एक ढंग से काम किया है या नहीं है, डब्ल्यूएचओ को इस मैटर में पूरी जानकारी है या नहीं है? बताइए, क्या वो रिपोर्ट पढ़ते हैं आपके माइंड सेट हो जाएगा? हो जाएगा ना? ठीक है, आप एक रिपोर्ट बनाते हैं किसी भी पर्सन के लिए या अपने घर वालों के लिए या स्कूल के लिए, कोई रिपोर्ट प्रोजेक्ट बना के सबमिट किया, क्या आपका प्रोजेक्ट पढ़ते ही टीचर को समझ में आ जाता है कि आप कितने कॉम्पिटेंट हैं, आपने कितनी ईमानदारी से काम किया है, आपने गूगल से कॉपी पेस्ट किया या नहीं किया? क्या रिपोर्ट पढ़ते ही समझ में आ जाता है? यस, समझ में आ जाता है। तो वैसे ही ऑडिटर की जो रिपोर्ट होती है, उसका यूजर, चाहे वो यूजर शेयर होल्डर है, चाहे वो एम्प्लॉई है, चाहे वो कोई भी है, वो पढ़ते ही उसके माइंड में ये समझ में आ जाएगा कि आपने कितने कॉम्पिटेंस के साथ काम किया है, कितनी ईमानदारी से किया है, कितनी ऑनेस्टी से काम किया है। ठीक है, इसलिए आप अपनी रिपोर्ट ऐसी बनाओ जो सबके लिए सही हो और सब उसमें आपको ये कहे कि आपने अपना काम ढंग से किया है, कमी है तो है, अच्छा है तो है। ठीक है, तो क्या लिखा गया है देखिए, he should therefore make his observation and recommendation clear even if they may affect the job of any executive or affect the fortune of few people concerned for interested for the organization। मतलब अगर आपकी रिपोर्ट लिखने से किसी की नौकरी भी जाती है तो जाए, उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप सच लिखेंगे, आप जो बातें हैं फैक्ट है वो लिखेंगे। ठीक है, आप ऐसे कर देते हैं कि यार छोड़ो, अभी मैं ये लिखूंगा, ये 8-10 लोगों की नौकरी चली जाएगी, तो वो उन 8-10 लोगों को अगर आप बचा रहे हैं तो उनके चक्कर में हो सकता है लाखों इन्वेस्टर को आप फंसा दें। तो इसलिए आप बायस्ड नहीं होंगे किसी भी केस में। ठीक है, ही कैन नॉट एस्केप द ड्यूटी टू जज द राइट एंड रॉन्ग। ठीक है, आप इस बात को मत भूलिए कि क्या सही है क्या गलत है, किसने किया उससे फर्क नहीं पड़ता, सही क्या है गलत क्या है ये आप लिखेंगे उसमें। The best report is one which motivates the person receiving the report to act in the manner desired in the report। ठीक है, तो बेस्ट रिपोर्ट वो होती है जो यूजर को क्या करे, मोटिवेट करे और उसको लगे कि हाँ ये ऑडिटर ने काम बड़ा ही अच्छा से किया है, बड़ा ही ढंग से किया है। बोलिए, आई बात समझ में? ये है आपका चैप्टर नंबर 8। यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए।
कोई डाउट किसी के मन में है तो बोल दो। नहीं है? चलिए भाई आगे देखते हैं। प्रैक्टिकल टॉपिक कौन कौन से हो गए हमारे? वैल्यू एडेड हो गया है, रिकंसिलिएशन हो गया है, कैपेसिटी हो गया है, इन्वेंट्री हो गया है, वेस्ट मल्टीप्लायर हो गया है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, डायरेक्ट कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। बताइए हो चुका है इतना? ओके, तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं नया टॉपिक, अब नॉर्मल इवेंट्स, पेज नंबर 154। ओके, क्वेश्चन दिख रहा है आपको? बहुत आसान क्वेश्चन है, पर बड़ा ध्यान से पढ़िएगा। अगर पढ़ेंगे ध्यान से नहीं तो गलत हो जाएगा। बड़ा ही ध्यान से पढ़िए। सुनिए क्या बोला है हमें। ऐसा एक क्वेश्चन हम कर भी चुके हैं, एक क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, आपको याद है वो? मार्जिनल में एक क्वेश्चन पढ़ा था अब नॉर्मल कॉस्ट निकालने का। जो हमने मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ी है उसमें एक क्वेश्चन हमने पढ़ा है अब नॉर्मल कॉस्ट निकालने का, जिसमें वो ले ऑफ था ना, 15 दिन का ले ऑफ सैलरी था वो वाला। तो वो यहाँ का टॉपिक है, वो क्वेश्चन वहां पे डाल दिया गया है इसलिए। चलिए सुनते हैं क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से। ये कह रहा है देयर वाज अ स्ट्राइक फ्रॉम 13 September 2019 to the 16 November 2019 in a company of which you were the cost auditor for the year ended 31st March 2020. Although the company began working from 17 November 2019, production could effectively begin only from 5th December 2019. ठीक है, तो पहले मैं आपको इसकी एक समरी बना के दिखाता हूं, उसको ढंग से देखिएगा, फिर अपन देखते हैं कि इसमें क्या अब नॉर्मल होगा क्या नॉर्मल होगा। देखिए ये हमारा ईयर स्टार्टिंग है 1 अप्रैल 2019, ये हमारा ईयर एंडिंग है 31 मार्च 2020, राइट। स्ट्राइक कब स्टार्ट हुई सर? 13 सितंबर को, 13 सितंबर 2019 को स्टार्ट हुई, राइट। स्ट्राइक एंड कब हुई? 16/11/19 को, ठीक है। पर और 17/11 से कंपनी ने काम तो स्टार्ट कर दिया, पर फिर भी प्रोडक्शन नहीं होता ना एक साथ। बताइए प्रोडक्शन चालू हो जाता है क्या? स्ट्राइक खत्म हुई है, अब जाके फिर बाद में मटेरियल आएगा और आएगा, मेंटेनेंस होगा, कई चीजें होगी,
तो प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ 5 दिसंबर से, 5 दिसंबर से प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। ओके, ठीक है। आगे हमें क्या दे रखा है, एक्सपेंसेस इंकर्ड ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल में ये खर्चे हुए, सैलरी, वेजेस वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। ओके, पूरे साल में ये खर्चे हुए। नेक्स्ट आ जाइए सर, डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड रिवेल दैट द अबोव द फॉलोइंग रिलेट टू द पीरियड। 13 सितंबर से लेके 16/11 के बीच में जो खर्चा हुआ, मतलब यहां से यहाँ के बीच में जो एक्सपेंसेस हुआ वो हमें दे रखा है अलग से, राइट, ठीक है। कैलकुलेट द अमाउंट विच इन योर ओपिनियन शुड बी ट्रीटेड एज अब नॉर्मल कॉस्ट। बताइए आपको क्या बताना है कि आपके हिसाब से अब नॉर्मल कॉस्ट कितनी है। इन्होंने तो निकाल के दे दी कि भैया हमारे हिसाब से तो इतनी है, अब आपके हिसाब से कितनी है वो बताना है। आ गया क्वेश्चन समझ में? हाँ जी, क्वेश्चन समझ में आ गया। सबसे पहला सवाल तो ये कि अब नॉर्मल कॉस्ट कहां से कहां तक आएगी, 13 सितंबर से 16/11 तक या 13 सितंबर से 4 दिसंबर तक, जब तक काम बंद पड़ा रहा। 5 तारीख से स्टार्ट हुआ ना काम, तो 4 दिसंबर तक तो बंद था। तो सबसे पहला सवाल यही है, सारी जो कैलकुलेशन है वो इसी में छुपी हुई है कि अब नॉर्मल कॉस्ट कहां से कहां तक लेंगे आप। बताइए 13 सितंबर से 16/11 या 13 सितंबर से 4 दिसंबर, ये बताइए। बिल्कुल 4 दिसंबर तक लेंगे सर, क्योंकि सर इस पीरियड के दौरान जो हमारा खर्चा लगा है वो भी अब नॉर्मल रीजन से है, और इस पीरियड के दौरान जो लगा है वो भी तो अब नॉर्मल रीजन से ही है। रीजन तो दोनों का स्ट्राइक ही है, रीजन तो दोनों का स्ट्राइक ही है ना। तो यस, हम इस पीरियड को लेंगे क्या, अब नॉर्मल पीरियड। क्लियर है? ओके, अब कितना है ये पीरियड, ये निकालते हैं, कितना पीरियड है ये निकालते हैं। तो टोटल अब नॉर्मल पीरियड बताइए, सितंबर में कितने दिन हो गए, बोलिए सितंबर के कितने दिन हो गए, सितंबर के कितने दिन हो गए, 18। ओके, अक्टूबर पूरा हो गया, नवंबर पूरा हो गया, और दिसंबर, दिसंबर के कितने दिन, 4 दिन। बोलो टोटल कितने दिन हो गए, 83 डेज, राइट। अब 83 डेज में से इन्होंने हमें कॉस्ट निकाल के दे दी कितने दिन की, इस वाले पीरियड की। तो बताइए कितने दिन है, इनके हिसाब से कितने दिन है। ये वाला पीरियड कितने दिन का है, ये भी निकाल दीजिए। तो 18 सितंबर और 31 अक्टूबर और 16 नवंबर, राइट। 65 डेज। बोलिए क्या 65 डेज की कॉस्ट इन्होंने ऑलरेडी हमें निकाल के दे रखी है। हाँ, कितनी है कॉस्ट, ये जोड़ दो, कितनी कॉस्ट है, कितनी कॉस्ट है भाई, 330 लाख, 330 लैक्स, राइट। हमें कितने दिन की कॉस्ट और निकालनी है, टोटल 83 डेज में से 65 डेज की कॉस्ट तो इन्होंने खुद निकाल के दे दी, हमें कितने डेज की कॉस्ट और निकालनी है सर, ये वाला 18 दिन। अब आपकी इतनी बात समझ में आ गई होगी कि हमें कुल मिला के क्या करना है, हमें कुल मिला के सर ये करना है कि 18 दिन की कॉस्ट और कैलकुलेट कर देनी है, दैट्स इट। ओके,
अगर मैं 18 दिन की और कॉस्ट निकाल दूं तो काम हो जाएगा क्या? हो जाएगा ना? यस। तो देखिए कैसे निकाले। क्या हमें पूरे साल की कॉस्ट दे रखी है? ये देखो ध्यान से, क्या हमें पूरे साल की कॉस्ट दे रखी है क्या? बोलिए, क्या हमें ये पूरे साल की कॉस्ट दे रखी है? हाँ। कितनी है? टोटल करो, टोटल करो कितनी है? 1560। 1660? नहीं, 1560 है। देखो एक बार चेक करो टोटल। हाँ जी, 1560 आ गई। ओके। अभी इस कॉस्ट को ध्यान से देखो, क्या इसमें वेरिएबल और फिक्स दोनों है? क्या इसमें वेरिएबल और फिक्स दोनों है? हाँ सर। वेरिएबल कॉस्ट तभी लगती है जब प्रोडक्शन चलता है, बोलो हाँ या ना। वेरिएबल कॉस्ट तभी लगती है जब प्रोडक्शन चलता है, यस और नो? यस। तो अगर मैं इसमें से वेरिएबल हटा दूं, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट अब नॉर्मल नहीं हो पाएगी, बोलिए। अगर मैं ये कहूं कि वेरिएबल कॉस्ट अब नॉर्मल नहीं होगी सर, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट उसी पीरियड की होगी जिस पीरियड काम चल रहा था। कब चल रहा था काम? ये देखिए, मैं ग्रीन सिग्नल बता देता हूं काम कब चल रहा था। ये रहा, यहाँ चल रहा था काम, प्लस यहाँ चल रहा था। तो जो वेरिएबल कॉस्ट है वो तो इसी पीरियड की होगी जब काम चल रहा था। बताइए कितनी वेरिएबल कॉस्ट है टोटल में? टोटल 1560 में कितनी वेरिएबल कॉस्ट है? एक जवाब आया मेरे पास। कौन कौन सी कॉस्ट वेरिएबल है बताइए? सैलरी वेजेस डायरेक्ट, सैलरी वेजेस इनडायरेक्ट, पावर, डेप्रिसिएशन और अदर फिक्स। 930। ओके। सैलरी वेजेस क्या होती है? डायरेक्ट होती है इनडायरेक्ट होती है? सैलरी वेजेस, सॉरी, फिक्स होती है वेरिएबल होती है? सैलरी वेजेस फिक्स होती है वेरिएबल होती है? फिक्स होती है ना? तरह से दोनों होती है। नहीं, अभी क्वेश्चन में आप क्या लोगे वो बताओ ना। ऐसे तो आप एग्जाम में ये नहीं लिख के आ सकते ना सर, पहले क्वेश्चन पूरा दो, इट डिपेंड्स, ऐसा तो नहीं लिख सकते एग्जाम में कि सर जो आपने सैलरी दे रखी है तो डिपेंड करती है, बताओ आप कैसे दिया आपने। देखो, सैलरी में एक बात आपको क्लियर कर लूं, सैलरी जब भी आपको दे रखा हो आप उसे फिक्स ही लेंगे, अनलेस ये बोला हुआ हो कि सैलरी पर यूनिट के हिसाब से है। जैसे वो अपन ने ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का क्वेश्चन पढ़ा था ना, जिसमें कहा था कि पर पेशेंट के हिसाब से पैसा मिलता है डॉक्टर को। तो जब तक ऐसा बोला हुआ ना हो तब तक आप क्या लोगे? फिक्स ही लोगे। अच्छा एक बात बताओ, जब स्ट्राइक होती है, मुझे एक बात बताओ, जब स्ट्राइक होती है ना, जब स्ट्राइक होती है तो उस दौरान जो लेबर है उसको सैलरी मिलती है या नहीं मिलती? मिलती है। अगर उस टाइम पे सैलरी देना बंद कर देना तो कोई स्ट्राइक करे ही नहीं। स्ट्राइक करेगा क्या कोई?
नहीं, पर उस टाइम पैसा मिलता है जब तक कि कोई अदरवाइज कंडीशन ना हो। ठीक है, अनजेन्युइन कंडीशन हो गई है ना, अनजेन्युइन कंडीशन है फिर भी आप कर रहे हैं, उन्होंने आपको नोटिस दे दिया कि भैया स्ट्राइक खत्म करो वरना हम सैलरी नहीं देंगे, वो एक अलग मैटर है, पर जनरली मिलती है, राइट। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही एक्सपेंसेस है जो कि वेरिएबल है, दैट इज पावर। बोलो, ये क्लियर है बात? बोलिए, ये बात क्लियर है क्या? तो टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है पूरे साल में? 0, 8, 3, 1380 की है क्या टोटल फिक्स कॉस्ट? बोलो। पूरे साल में 1380 लाख रुपए की फिक्स कॉस्ट है क्या? हाँ सर। अब ये जो 1380 लाख रुपए की फिक्स कॉस्ट है, ये पूरे साल की है, पर हमें तो कितने दिन की चाहिए बताइए? हमें कितने दिन की चाहिए? क्या हमें सिर्फ 18 दिन की चाहिए? बोलिए, क्या हमें सिर्फ 18 दिन की चाहिए? हाँ, पर दूसरी बात ये भी तो है कि हमें एक पर्टिकुलर पीरियड की फिक्स कॉस्ट निकाल के दे रखी है। क्या हमें इसमें से 18 दिन चाहिए? बताइए, क्या हमें इस पीरियड में से 18 दिन चाहिए क्या? नहीं, इसके अलावा जो है उसमें से 18 दिन चाहिए। बताइए, इसके अलावा जो है उसमें से 18 दिन चाहिए ना हमें? हाँ, तो इसको भी लेस कर दो, इसको भी लेस कर देते ना। स्ट्राइक पीरियड कितना है? 330। तो इसके अलावा जो पीरियड है, क्या उसकी कॉस्ट 1050 लाख आ गई? बोलिए, इसके अलावा जो पीरियड है क्या उसकी कॉस्ट 1050 लाख आ गई? यस। और डेज जो पहले थे 365, साल में 365 दिन होंगे ना पहले। यस, उसमें से कितने दिन की कॉस्ट कम कर दी हमने? 65 दिन की। तो जो ये 1050 की कॉस्ट है, या क्या ये 300 दिन की है? बताइए। जो ये 1050 की कॉस्ट है, क्या ये 300 दिन की कॉस्ट है? हाँ। कौन से 300 दिन की है? एक बार मैं हाईलाइट कर देता हूं, देख लीजिए। यहां से लेके यहां तक हाँ, लीप ईयर हो तो एक दिन चेंज कर लेना, कोई बात नहीं। लीप ईयर है तो चेंज कर लो एक दिन, कोई दिक्कत नहीं। नहीं अंशु बेटा, ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते। अभी आता हूँ, उस पॉइंट पे भी आता हूँ। देखो, लीप ईयर वैसे नहीं लेते हैं इन चीजों में, क्योंकि लीप ईयर के हिसाब से वो आंसर चेंज नहीं करते। अपन तो कर देंगे आंसर चेंज, वो लोग वहां चेंज नहीं करते। वो तो ट्रेडिशनल जो चला हुआ आता है ना, कॉपी पेस्ट मारते हैं उसको, समझ गए? आप करो, कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं होगा वो। ठीक है, वो लोग क्या कॉपी पेस्ट मारते हैं, तो वो ही चला रहता है, चेंज नहीं करते। एक बार ध्यान से देखिए, ये जो मैंने ऑरेंज कलर किया है, क्या इस पीरियड के 300 दिन है? बताइए, हमने जो ऑरेंज कलर किया है, क्या ये 300 दिन है? हाँ जी सर, ये 300 दिन है। ठीक है, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंबल के तौर पे कि ऑरेंज कलर में 300 डेज है। क्या ये ऑरेंज कलर की जो कॉस्ट है वो 1050 लाख है? बताइए, ये ऑरेंज कलर वाले पीरियड के 300 दिन की कॉस्ट 1050 लाख है, और मुझे इन्हीं में से 18 दिन चाहिए। क्या आप अलग करके दे सकते हैं मुझे? क्या आप मुझे इसमें से 18 दिन निकाल के दे सकते हैं? 1050 डिवाइड बाय 300 इंटू 18 कितना आता है? 63। कितना आता है? 63 लैक्स, राइट। अब सुनिए, तो यहाँ पे 330 लाख रुपए, और ये जो पीरियड हमने कहा कि हमें और चाहिए, इसमें 63 लाख रुपए। तो क्या ये दोनों ही अब नॉर्मल है? ये भी अब नॉर्मल कॉस्ट है हमारी, और ये भी अब नॉर्मल कॉस्ट है।
आपसे पूछा गया टोटल अब नॉर्मल कॉस्ट क्या है आपकी नजर में, तो आप कहेंगे सर 330, है ना। आप ऐसे अलग से बना दीजिएगा आंसर। आप ये कह दीजिए सर 13 सितंबर 2019 से लेके 16/11/2019 तक तो सर हमारी 330 लाख रुपए की कॉस्ट है अब नॉर्मल। 17/11/2019 से लेके 4 दिसंबर 2019 तक 63 लाख रुपए की हमारी अब नॉर्मल कॉस्ट है। तो टोटल अब नॉर्मल कॉस्ट जो है दैट विल बी 393 लाख। ये रहा आपका आंसर। बोलिए, आई बात समझ में? ओके, अब सुनिए एक पॉइंट और। अंशु का कहना है कि सर इतना क्यों किया, सीधा ये भी कर सकते थे कि 1380 हमारा लगा है 365 दिन के लिए, तो 18 दिन के लिए कितना कर सकते हैं। पर हमें जब स्पेसिफिक पीरियड की कॉस्ट दे दी, अच्छा एक बात बताइए, फिक्स कॉस्ट पूरे साल में एक ही तरीके से लगती है क्या, जैसे कि है ना हर महीने बराबर लगती है क्या, ये बताइए। क्या फिक्स कॉस्ट हर महीने बराबर लगती है? बताइए, क्या फिक्स कॉस्ट हर महीने बराबर लगती है? अरे नहीं लगती, थोड़ा वाइडर सोचा करो। निवि ने सही जवाब दिया है, नहीं लगती बेटा, वाइडर सोचा करो। आप क्या फिक्स वर्ड सुनते हैं आप ऐसे हो जाते हैं ये तो फिक्स है, कुछ भी हो जाए इतनी लगेगी। अरे भैया उसका नेचर फिक्स है, ऐसा थोड़ी वो महीने के हिसाब से फिक्स है, वो दिन के हिसाब से फिक्स है, वो साल के हिसाब से फिक्स है, ऐसे थोड़ी है। वॉल्यूम ऑफ आउटपुट पे फिक्स है। हम ये बोलते हैं हम 80% ऑपरेट करें 90% ऑपरेट करें वो उतना ही लगेगा। इट डजेंट मीन कि वो मंथली फिक्स हो गई। मुझे एक बात बताइए, इस महीने मेरे 10 इंप्लॉई हैं, मैंने उनको सैलरी दी, अगले महीने 2 और इंप्लॉई मैंने हायर कर लिए, उनको सैलरी दी, तो बताओ दोनों महीने की बराबर कैसे होगी, ये बताइए। इस महीने मेरे पास 10 इंप्लॉई है, अगले महीने मेरे पास 12 इंप्लॉई है, उसके अगले महीने मेरे पास 16 इंप्लॉई है। अब सैलरी तो फिक्स होती है, तो वो हर महीने बराबर कैसे हुई? तो हर महीने बराबर नहीं होती, उसका नेचर फिक्स है, मतलब वो आउटपुट से चेंज नहीं होगी। प्रोडक्शन 100 यूनिट का हो रहा है तो भी वो उतनी सैलरी लगेगी, प्रोडक्शन 500 यूनिट का होगा तो भी वो उतनी सैलरी लगेगी, वो उस पर चेंज नहीं हो रही है। समझ गए, इसलिए उसको फिक्स बोलते हैं। फिक्स है इसका मतलब ये थोड़ी वो कैसे भी चेंज नहीं होगी। बोलो, आई बात समझ में? ठीक है, अब हमें स्पेसिफिक पीरियड के लिए कॉस्ट दे दी कि सर इस पीरियड में तो ये लगा है, तो जाहिर सी बात है उस पीरियड के लिए हम वही लेंगे ना। अगर हम ऐसा कर दे सपोज कि 1380, फिर तो 18 क्यों करें, मुझे एक बार बताओ, फिर 18 क्यों करें? फिर 1380 डिवाइड बाई 365 इंटू 83 दिन ही कर दें सीधा। फिर तो 83 डेज ही कर देना जिसकी कॉस्ट चाहिए हमें, इतना झंझट करने की जरूरत ही नहीं है। पर वो गलत हो जाएगा, क्योंकि जो स्पेसिफिक कॉस्ट हमें निकाल के दे दी कि भैया इस पीरियड की तो ये है, तो हमें उस पीरियड के अलावा ही निकालना पड़ेगा। बोलो जी, आई बात समझ में? बोलिए जी, आ गया ये क्वेश्चन समझ में? कोई डाउट है तो बोलिए, किसी को कोई डाउट है तो बोलिए, मैं आपको जूम आउट करके पूरा क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ये लीजिए, ये पूरा क्वेश्चन है। फाइनल आंसर आपको मैंने दे दिया है नीचे सेकंड पेज पे लिख के।
ये जी है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ये वैसा ही क्वेश्चन है जो हमने मार्जिनल कॉस्टिंग में पढ़ा था एक क्वेश्चन। एक बार पढ़ के बताओ क्या वैसा ही है क्या? 2018 में आया हुआ है। वहां पे 303 दिन थे, आई थिंक 303 थे शायद, जहां तक मुझे याद है उस क्वेश्चन में। ठीक है, तो यूनिट एक्चुअली ऑपरेट हुई है 291 डेज पे, बाकी हॉलीडे है। ठीक है, एंड वॉच स्टॉप फॉर अब नॉर्मल सर्कमस्टांसेस 6 दिन 4 दिन, टोटल 10 दिन बंद रहा। वहां पे कितना बंद था? 9 दिन बंद था, साइक्लोन तो टी सुनामी वगैरह वगैरह की वजह से। ऐसा क्वेश्चन हमने किया था, राइट। तो 6 दिन बंद रहा है पावर डिस्ट्रप्शन फॉर साइक्लोन और फ्लड की वजह से, और 4 दिन रहा है ब्रेकडाउन की वजह से, और बाकी वीकली ऑफ और हॉलीडे जो है वो तो है। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ वरना आप इसको गलत पकड़ लोगे। ठीक है, ये लीजिए, तो 291 डेज काम हुआ है सर। आगे लिखा है हाफ वेजेज एज ले ऑफ कॉम्पनसेशन वर पेड फॉर द स्टॉपेज पीरियड। स्टॉपेज पीरियड के लिए आधी वेजेस दी गई है, ये पॉइंट भी वहां पे कॉमन था। और उसके अलावा बाकी सारी खर्चे आपको दे रखे हैं। बताइए क्या आप कैलकुलेट कर देंगे इसको? हो जाएगा ये कैलकुलेट? चलिए, तो ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क है, लिख लीजिए इसको। अभी कुछ मत पूछो किसका क्या होगा। आप एक बार करो, क्योंकि आप करोगे फिर मैं सही जवाब बताऊंगा तो सीखने को मिलेगा, समझ गए? ऐसे इसमें एक या दो पॉइंट ही तो है पूछने वाले, इसमें एक या दो पॉइंट ही पूछने वाले हैं। टोटल कॉस्ट में ले ऑफ शामिल है, ये ध्यान रखना। टोटल कॉस्ट में ले ऑफ शामिल है, ये ध्यान रखना। तो पहले आप अपने हिसाब से इसको करें, फिर अपन इसको क्लास में कर लेंगे। अगर आपसे नहीं हुआ तो, अगर आपका आंसर सबका मैच हो जाता है तो फिर क्लास में नहीं करेंगे। देख लो, चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, कल फिर मिलेंगे। कल कोशिश करेंगे कि ये अब नॉर्मल इवेंट्स का चैप्टर हमारा खत्म हो जाए। ओके, चलिए, थैंक यू।